नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है दैट इज इसके अंदर ना हम देखो यहाँ पे तो सारी मेनली प्रॉपर्टीज वगैरह ही लिखी हुई है। उन प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप देखो हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है। एसिड के अंदर लिखा हुआ है ये 7 टेस्ट के होते हैं। देन ये क्या करते हैं, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होते हैं। ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा एक और चीज लिखी है कि ये क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयंस रिलीज करते हैं अपने अंदर से, H+ आयंस रिलीज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में अगर मैं बेस का डिफरेंस बता दूं तो बेस क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर OH- के आयंस को रिलीज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेन डिफरेंस इज दिस। इसके अलावा जो बेस होते हैं वो थोड़े से बिटर होते हैं टेस्ट में, और ये क्या करते हैं, लिटमस, कौन से लिटमस में, रेड से ब्लू के अंदर ये क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं हमारे लिटमस को। लिटमस होता क्या है, लिटमस आपका एक इंडिकेटर होता है। लिटमस आपका क्या होता है, इंडिकेटर होता है। और वो इंडिकेटर क्या मदद करता है, वो मदद करता है कि बताने में, डिफरेंस बताने में, क्या बताने में, डिफरेंस एक्सप्लेन करने में, किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस कौन बताता है, आपका इंडिकेटर बताता है। इंडिकेटर कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक या फिर मैनमेड, ठीक है। केमिकली भी बन सकते हैं और नेचुरली भी बन सकते हैं। ये सब आप उसमें देखना एकदम अच्छे से थ्योरी वाले चैप्टर्स के अंदर। अभी हम आगे बढ़ते हैं टू आवर इक्वेशंस। उसके अलावा एक बात मैं आपको बता रही थी दैट इज बेस। बेस की एक बहुत वेल नोन प्रॉपर्टी क्या होती है, आप किस तरीके से उसको डिटरमाइन कर सकते हो कि ये बेस है, वो आप कैसे कर सकते हो, जब आपके एलिमेंट्स के साथ, जब आपके कोई भी एलिमेंट्स के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, OH जुड़ा हुआ हो। जब आपके कोई भी एलिमेंट्स के साथ OH जुड़ा हुआ हो, ठीक है। इसके ये जैसे ही, जैसे यहाँ पे देखो NaOH, KOH, CaOH, ये सब क्या है, ये सब बेस है। लेकिन मुझे कैसे पता चला, मुझे इस वजह से पता चला क्योंकि इनके साथ कौन से आयंस जुड़े हुए हैं बेटा, OH आयंस जुड़े हुए हैं, OH आयंस जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर ये वाटर के अंदर होते हैं तो वाटर के अंदर बेस कौन से आयंस देते हैं, रिलीज करते हैं अपने अंदर से OH-, और एसिड कौन सा आयंस रिलीज करते हैं बेटा, H+ आयंस, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आते हैं फाइनली टू द इक्वेशंस के ऊपर वापस से आते हैं। अगर आपको थोड़ी सी याद हो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अभी हमने पढ़ा एसिड और मेटल मिलकर एक गैस रिलीज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू। एसिड जैसे कि HCl, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि जिंक और HCl में से Cl जो है ये साथ में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, एंड साथ में गैस रिलीज हो रही है, और वो गैस क्या है, आपकी हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, अगर बेस है, बेस क्या करेगा, ट्रिक कर सकते हैं वो आपके साथ, क्योंकि आपने तो मोस्टली जो आता है वो क्या आता है, एसिड आता है। एसिड और मेटल क्या करते हैं, लेकिन क्या पता आ जाए बेस और मेटल क्या करते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी सेम चीज करते हैं, दैट इज सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को ही वो भी प्रोड्यूस करते हैं, बेस भी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, अगर एसिड और मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है पहले ये समझो, CO3, CO3 होता है आपका कार्बोनेट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर अलग। अब देखो एसिड ने क्या करा, एसिड क्या है आपका, HCl एसिड है, ये क्या है आपका मेटल कार्बोनेट। इसमें से मेटल क्या है बेटा, Na आपका मेटल है, CO3 क्या है बेटा आपका कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट क्या करा है, एसिड के साथ रिएक्ट करा, तो क्या देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये तीनों चीजें इसकी प्रोडक्ट में फॉर्म होती है, दैट इज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉल्ट कैसे बना, आप चेक करो यहाँ पे, सॉल्ट आपका बन गया, यहां से Na आया, यहां से Cl आया, Na आया और यहाँ से Cl आया, और NaCl क्या होते हैं, NaCl इज द
कॉमन सॉल्ट, जो अभी हम पूरे चैप्टर में आगे देखने वाले हैं, कॉमन सॉल्ट होता है। साथ में क्या निकलता है, साथ में आपका इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक गैस निकलती है, ये आता है, ये क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे इस वाले क्वेश्चन के अंदर कभी कभार CO2 लिख के आ जाते हैं, जबकि CO2 इस वाले रिएक्शन में निकलती है जिसमें मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, उनके अंदर बेटा निकलती है CO2। याद रखना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे देखो, साथ ही साथ में यहाँ पे क्या निकलता है, H2O निकलता है, ठीक है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है CO2 के साथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो CO2 है ना, अगर आप CO2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो, अगर आप CO2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, बनता है COOH2। ये क्या होता है आपका, लाइम वाटर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लाइम वाटर सा होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है। जैसे ही आपने इसके अंदर से जो निकलती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है, किसके अंदर से, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जैसे ही आपने एसिड को मिलाया, वैसे ही इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो क्या होती है, आपकी गैस होती है। जैसे ही आपने उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से वो क्या होता है, लाइम वाटर होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है अभी तो वो, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जैसे ही इनका मिक्सचर बना तो ये क्या प्रोड्यूस कराते हैं बेटा, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म कराते हैं। और वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करवाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो मिल्कीनेस, जो लाइम वाटर है, ये जो ट्रांसपेरेंसी है, इस ट्रांसपेरेंसी को ये क्या कर देते हैं, मिल्कीनेस में कन्वर्ट कराते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बनता है, एक मिल्की पीपीटी सी बनती है, मिल्क जैसी सी पीपीटी बनती है, ठीक है, व्हाइटिश कलर का हो जाता है, और साथ ही साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड को, लाइम वाटर को मिल्कीनेस में कन्वर्ट कराओ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लाइम वाटर को मिल्कीनेस में कन्वर्ट कराओ। आगे देखो, एक और चीज याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपने लिमिट वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत एक्स्ट्रा में डाल दिया, ठीक है, अगर आपने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे रिलीज करा दिया तो क्या होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, ये मिल्की फॉर्म हो चुका है। अब इस मिल्की के अंदर आपने फिर से पागल बना करके कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, तो क्या हो जाएगा, तो आपकी मिल्कीनेस हट जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। अब एक अगेन ट्रिक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपन इफ बेस को, अगर हम बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इसको याद रखना, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे हमने किसके साथ कराया था, एसिड के साथ कराया था, लेकिन एसिड में तो उसने बथेरी चीजें दे दी, मेन कौन सी गैस दी, वापस याद करो, वापस से रिवाइंड करो अपने आप को, कौन सी गैस देता है वो एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वेरी गुड। आगे आते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करने पे वो कोई भी रिएक्शन नहीं कराता, ठीक है, वो कोई भी रिएक्शन आपका नहीं कराता। आगे आते हैं, ये रहा आपका HCl एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर आप किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय, सीधा साफ क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है अगर एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करे, अगर एक एसिड क्या करे, एक बेस के साथ रिएक्ट करे, तो वो क्या करवाएगा, तो वो आपका सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट बनाएगा। कैसे बनाया, यहाँ देखो, ये जो Na था, ये Na क्या करा, यहाँ से Cl के साथ रिएक्ट करा, NaCl बन गया, मतलब कि आपका कॉमन सॉल्ट बन गया।
फिर क्या बचा, ये जो H2 था, ये H जो था ये क्या करा, OH के साथ रिएक्ट करा, ये जो H था ये OH के साथ रिएक्ट करा और क्या बनाया, वाटर को बनाया। दिस वाज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट आपको, जिसके अंदर एसिड और बेस को मिलाते हैं और आपका सॉल्ट बनता है। ठीक है, अब सॉल्ट क्यों न्यूट्रलाइजेशन इसको बोला गया है, क्योंकि सॉल्ट का जो पीएच होता है ना बेटा, जो सॉल्ट का पीएच होता है वो क्या होता है 7 एंड इट इज कंसीडर टू बी न्यूट्रल। ये ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये बीच का होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक आ सकती है कि मेटेलिक ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, ये क्या होता है यहाँ पे, अगर आप मेटेलिक ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होगा, तो याद रखना मेटेलिक ऑक्साइड का कैसा नेचर होता है, मेटेलिक ऑक्साइड का आपका नेचर होता है दैट इज बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का होता है, और अगर आपको पता है एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट। तो याद रखना मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड को बनाने से भी सॉल्ट बनता है और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। ठीक है, आगे आते हैं। अगर आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लो, मान लो वैसे ये तुम्हारे में इतना नहीं है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लो और उसको बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या होगा, तो भी अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अब आपने यहाँ पे एसिड नहीं लिया, यहाँ पे आपने बेस लिया है, तो बेस इस और एसिड मिलकर ही तो सॉल्ट बनाते हैं ना। इसका मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, इसका मतलब एसिडिक होगा। जिस तरीके से मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, उस तरीके से नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। अब एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मान लो, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जिसके साथ आपने बेस को ऐड करवाया और इसने एक सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वाटर के अंदर कौन क्या रिलीज करता है, कैसे होता है। तो याद रखना एक एसिड जो होता है ना, अगर आप उसको पानी में रिएक्ट कराते हो तो वो हमेशा H3O आयंस को रिलीज कराता है, पर मैंने तो आपको बताया था वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन, और अगर आप एसिड और वाटर को मिलाते हो तो एसिड के अंदर से कौन से आयंस निकलते हैं, H+ आयंस निकलते हैं। तो मैं यहाँ पे ये क्यों लिख रही हूँ, क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हाइड्रोनियम आयंस का क्यों हुआ है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्वेश्चन आता है हाइड्रोनियम आयन कैसे बने हैं, यहाँ पे क्यों बने हैं। तो आप याद रखना, आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि हाइड्रोजन आयंस, ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना, दे कैन नॉट लिव सेपरेटली, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो क्या करते हैं, बाकी के ऑक्सीजन वगैरह के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इस वजह से वो हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। बेस का तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, OH- आयंस देते हैं, पता है आपको। अच्छा ये बात याद रखना, एक बीकर के अंदर ना पहले वाटर डालोगे एंड देन एसिड डालोगे। कभी भी एक कंसंट्रेटेड एसिड को डायरेक्टली बीकर के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि एक चीज क्या हो सकती है, एसिड एक्सपेल आउट हो सकता है, फट के बाहर आ सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है आपके पास, कि आपका ग्लास ही रप्चर हो सकता है, ग्लास ही फट सकता है। ठीक है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, इट इज वेरी वेरी हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये जो एसिड का रिएक्शन होता है, एसिड बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, मतलब इसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है। अब वापस यहाँ पे आओ, सॉल्ट का पीएच वगैरह आपको पता ही है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो वो थोड़ा सा 7 से लेस देन हो जाएगा, बेसिक डालोगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। देखो एक पीएच की स्केल बनाऊं, ये 7 है, अगर 1 से 6 तक आता है तो एसिडिक, 8 से 14 तक आता है तो बेसिक। ठीक है, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस ले रहे हो,
अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस लेते हो तो आपका पीएच क्या होगा, 7 से थोड़ा सा क्या होएगा, कम आएगा, थोड़ा सा लेस देन 7 आएगा। और अगर यहीं पे मेरा ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो क्या होगा, ये लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, मोर देन 7 आएगा। ठीक है, ये बात भी। अब वापस आते हैं ये इस चीज पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखनी है, हमारे पास था, हमारे एनसीईआरटी के अंदर 4 सॉल्ट है, हमारे पास हमारी एनसीईआरटी के अंदर 4 सॉल्ट है। वो 4 सॉल्ट आपको किससे बनानी है, वो चारों के चारों सॉल्ट आपकी कहीं ना कहीं हमारे मेन कॉमन सॉल्ट के थ्रू बनती है। और हमारा मेन कॉमन सॉल्ट क्या होता है, आपका NaCl होता है। ठीक है, NaCl होता है। अब देखो इन सब से NaCl क्या क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, बेकिंग सोडा बनाएगा एंड वॉशिंग सोडा बनाएगा। ये सारे उसके क्या है, केमिकल फॉर्मूलाज हैं और ये क्या है, उसके साइंटिफिक नेम्स हैं। अब देखो सबसे पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। NaOH जो होता है ये कैसे फॉर्म होता है, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस ना सोडियम क्लोराइड लेना है, वाटर लेना है एंड ये क्या करेगा आपका, यहाँ से Na जो होगा ये Cl को हटवाएगा, वाटर के अंदर से OH के आयंस लेगा, वाटर के अंदर से OH के आयंस लेगा और यहाँ पे NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। एंड क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन ये इतना इजीली नहीं होता करना, इसको थोड़ा सा ना हम इस तरीके के रिएक्शन से करते हैं। इसको क्या कहते हैं, हमारे पास ना यहाँ पे क्या होता है, देखो अगेन ये थोड़ा सा बैटरी वगैरह से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करवाया जाता है, करंट दिया जाता है। हमारे यहाँ पे 2 कंडक्टिंग रॉड्स होते हैं, 2 कंडक्टिंग रॉड्स को क्या कहा जाता है, कैथोड और एनोड कहा जाता है। कैथोड के ऊपर से क्या निकलता है बेटा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड से क्या निकलता है, क्लोरीन गैस। कैसे, देखो हमने क्या दिया, यहाँ से ना इसके अंदर NaCl दिया। NaCl को ना बेटा एक और नाम जानते हैं, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन। और ये जो बीकर है उसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, वाटर ऐड करा रखा है। जब हमने यहाँ पे NaCl और वाटर को मिलाया तो मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया है कि Na क्या करेगा, यहाँ से OH आयंस लेगा, साथ में जुड़ जाएगा। वाटर के आयंस ब्रेक हो गए, किस में ब्रेक होंगे, OH में और H में। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में तो ब्रेक होंगे ना वाटर के आयंस। और NaCl किस में ब्रेक होगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब ये जो Cl ब्रेक होके निकल रही है, जो Cl क्लोरीन निकल रही है वो कहाँ से निकलेगी, एनोड से निकलेगी। और जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो कहाँ से निकलेगा, आपका कैथोड से निकलेगा। ठीक है, एंड अंदर हमारे क्या फॉर्म हो गए, अंदर हमारे पास फॉर्म हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैथोड के पास से रिलीज होता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है ब्रेक कराने के लिए सोडियम और क्लोरीन के आयंस को। ये जो सोडियम और क्लोरीन के आयंस होते हैं ये डिकम्पोज होते हैं और क्या बनते हैं, NaOH बनते हैं। ये NaOH आपको यहाँ से बाहर निकलता है, कहाँ से बाहर निकलता है बेटा, कैथोड से बाहर निकलता है। NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैथोड के पास यही सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म होता है। अब क्यों होता है ये कैथोड के पास ही, क्योंकि याद रखना जो OH माइनस आपको पता होगा, Na तो ब्रेक हो गया, Cl आपका यहाँ से निकल भी गया, लेकिन जो वाटर ब्रेक होता है ना, जब आपका ये वाटर ब्रेक होता है OH में और H में, जब आपका ये वाटर ब्रेक होता है OH और H में, तो H तो यहीं से बाहर निकल गए और बाकी के OH कहाँ होते हैं बेटा, इसी कैथोड के पास पड़े होते हैं। इसी कैथोड के पास OH आयंस पड़े होते हैं, जिस वजह से यहाँ से Na क्या करता है, इसके पास आता है और कैथोड के पास ही ये फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों ये कैथोड के पास होते हैं, NaOH के आयंस क्यों कैथोड के पास होते हैं, क्योंकि आपके जो OH आयंस होते हैं, आपके जो OH आयंस होते हैं वो ही आपके कैथोड के पास प्रोड्यूस होते हैं। सो देन आपके जो सोडियम आयंस होते हैं वो आते हैं इसके पास और इसके साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हम NaCl नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे को सिर्फ क्लोरीन की जरूरत होती है। क्लोरीन की जो जरूरत है उसके साथ हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन को ऐड करवाया और हमारे पास यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बन गया। कैसे बना ये देखते हैं। चलो क्या हुआ यहाँ पे, Ca था, Ca ने क्या करा, इससे एक O लिया और यहाँ से ये Cl के साथ जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गया। अब हमारे पास कितने क्या क्या रह गए, हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के रह गए, एक यहाँ से चला गया और बाकी का एक H रह गया। तो इसका मतलब CaOCl2 के अलावा हमारे पास और क्या रह गया, H2O रह गया। तो ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा की बात करो तो बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जल्दी से याद करा दो, जल्दी से बता दो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर आप मिक्स करवाते हो तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, CO3 को ब्रेक कराते हैं तो हमारे पास CO2 गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से दिखा देती हूँ एक बार, कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, ये देखो क्या हुआ था, सोडियम कार्बोनेट था, इसी के साथ साथ आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी देख सकते हो, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो कौन सी गैस निकली थी, एज आई टोल्ड यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आपने क्या करवाया, लाइम वाटर ऐड करवाया। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही आपने ऐड कराया तो ये जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो ये ट्रांसपेरेंट सा था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो गया। और वो मिल्कीनेस किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। ठीक है, कैसे बना ये देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपका क्या करवाता है, वो आपका हीट करवाने से इसके अंदर से जो हाइड्रोजन होता है ना वो रिलीज होता है, हीट कराने से जो हाइड्रोजन होता है वो रिलीज होता है और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, दैट इज योर बेकिंग सोडा। वो क्या है आपका, बेकिंग सोडा है। यहाँ पे आओ वॉशिंग सोडा पे। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, यही जो सोडियम कार्बोनेट दैट इज योर बेकिंग सोडा, इसी बेकिंग सोडा के अंदर आपने कुछ नहीं करना, आपने 10 मॉलिक्यूल डालने हैं पानी के। बेकिंग सोडा के अंदर आपने 10 मॉलिक्यूल डालने हैं पानी के और इनको साथ में जोड़ देना है, तो वो क्या बन जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल डालने से वो वॉशिंग सोडा बन जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब आप कैल्शियम नाम से तोड़ो, कैल्शियम सल्फेट होता है SO4 और इसके साथ हेमीहाइड्रेट का मतलब है, हेमी का मतलब है हाफ वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन जब आप इसके अंदर वाटर ऐड कराओगे, जब आप इसके अंदर वाटर ऐड कराओगे, कितने वाटर ऐड कराओगे, कितना वाटर के मॉलिक्यूल, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कराने से ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम के अंदर। ठीक है, जो आपका POP होता है दैट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये तो बेटा व्हाइट पाउडर होता है, लेकिन जब आप इसके अंदर पानी ऐड करा दोगे तो इट विल बिकम थिक। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है जब आप एक फिक्स नंबर के वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कराते हो एक नई चीज को बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा, मैंने कुछ यही करा, CaSO4 था, साथ में हाफ H2O था, इसके अंदर मैंने एक फिक्स नंबर के मॉलिक्यूल डाले, वो फिक्स नंबर का मॉलिक्यूल क्या था, हाफ मॉलिक्यूल डाला मैंने वाटर का। ये फिक्स नंबर का वाटर मॉलिक्यूल डालने से ये क्या बन गया, एक नया चीज बन गई, दैट इज जिप्सम। अगर आप पीछे करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी तो यही सेम हुई है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है और उसके अंदर एक फिक्स्ड, याद रखना है ये वर्ड, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो किसी भी एक सब्सटेंस में एक नई चीज को बनाने के लिए, उस चीज को ही कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दिस वाज फॉर योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट।
नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल्स का। मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, एक सेकेंड, मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, इक्वेशंस पे आते हैं डायरेक्टली। मेटल और ऑक्सीजन को आपने मिलाया, जैसे आपने मेटल और ऑक्सीजन को मिलाया वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बना गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जब आपने ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाया तो याद रखना कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो क्या करते हैं, बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ऑक्साइड जो क्या करे, बेस के साथ भी रिएक्ट करे और एसिड के साथ भी रिएक्ट करे। ठीक है, नाउ जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, मैं बता देती हूँ, एल्यूमिनियम और जिंक। क्या होता है एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक किसका एग्जाम्पल है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। मतलब कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब है, एक ऐसा ऑक्साइड, एक ऐसा मेटल ऑक्साइड जो क्या करे, एसिड के साथ भी रिएक्ट करे बेटा और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव मी विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन मी विद एग्जांपल्स। तो आप बताओगे एल्यूमिनियम और जिंक क्या करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उनका नेचर इस तरीके का हो जाता है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और पानी बनाते हैं। इसी तरीके से वो बेस के साथ भी रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के इक्वेशंस है, प्लीज गो थ्रू विद दिस। अभी आपको पता ही है रिएक्टिविटी सीरीज, याद रखना इसको। जो ऊपर की सीरीज होती है वो क्या करती हैं, ऊपर के जो एलिमेंट्स की होती हैं वो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जो मिडल के होते हैं वो हॉट वाटर वगैरह के, और जो एकदम लीस्ट के होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते। कुछ स्पेसिफिकली हमारे एनसीईआरटी के अंदर बता रखा है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, एंड आयरन और एल्यूमिनियम आपके स्टीम के साथ। याद रखना इस बात को। अब आगे देखो, एक बात याद रखना, हमारे पास क्या होता है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेटल और वाटर को मिलाते हैं। जब आप मेटल और वाटर को बेटा मिलाते हो तो हमेशा याद रखना क्या बनेगा, वो एक बेस बनेगा। जैसे यहाँ पे ये क्या है, बेस है, बेस है। पोटेशियम और वाटर मिलाने से क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। उसी तरीके से अगर, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम। आता है ये क्वेश्चन गिव रीजन के अंदर कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं ना बेटा, वो क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। क्वेश्चन आता है वो क्या करने लगते हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो आपने इसका रीजन क्या देना है, आपने इसका रीजन देना है कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन बता रही हूँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम अलग अलग मैं बोल रही हूँ। कैल्शियम और मैग्नीशियम को अगर आप सेपरेटली वाटर के साथ बेटा ऐड कराते हो, मिक्स कराते हो, तो इसके जैसे मान लो ये एक बीकर है, इसके जो आयंस होते हैं ना बेटा वो इसी तरीके से ना इसके सरफेस पे रह जाते हैं। ये कहाँ रह जाते हैं, इसके सरफेस पे। तो रीजन आता है ऐसा क्यों, पूछते हैं ऐसा क्यों। ऐसा इस वजह से क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वही क्या करते हैं, सरफेस पर आकर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, दिस वाज द रीजन। आगे देखते हैं, मेटल और एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, आपको पता ही है, सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमारे एनसीईआरटी के अंदर ये कुछ इसकी इक्वेशंस दे रखी हैं, गो थ्रू कर लेना एक बार। इसमें मेन एक चीज क्या है, एक चीज मेन ये है कि मेटल को अगर आप स्पेसिफिकली एक ऐसा एसिड लो, उस एसिड का नाम क्या होता है बेटा, निट्रिक एसिड। अगर आप स्पेसिफिकली एक ये वाला एसिड लेते हैं, निट्रिक एसिड, तो क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है।
बहुत रेयर होता है, सिर्फ 2 केस होते हैं जिसमें भी बहुत रेयरली हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, लेकिन डाइल्यूटेड निट्रिक एसिड के अंदर बिल्कुल भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्यों, किस तरीके से ये हाइड्रोजन निकलवा पाएगा ना, ठीक है। ये तो आपका ऑक्सीजन निकलवाएगा, ये क्या निकलवाता है, ये आपका O2 को रिमूव करवाता है। जब ये O2 को रिमूव कराने का काम कर रहा है तो ये हाइड्रोजन रिमूव कराने का काम कैसे करेगा ना। इसी वजह से निट्रिक एसिड जो होता है वो किसी भी मेटल के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। एक बहुत रेयर चांस होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड एसिड लो, पानी में बहुत ज्यादा घुला हुआ है, उस केस में क्या हो जाता है, आपके पास हाइड्रोजन आयंस निकल जाते हैं। वो भी हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो पानी के ही H2O के होते हैं, एंड दैट इज विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। याद रखना, वो स्पेसिफिकली हमारे एनसीईआरटी के अंदर ये 2 मेटल्स दे रखे हैं जिनके साथ निट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन ऑन अ वेरी रेयर चांस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये वही दे रखा है, मैग्नीशियम ने निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया, ठीक है। आगे देखो, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, अरेंजमेंट बता रखी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो होते हैं और सबसे लीस्ट ये होते हैं। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है, मेटल और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जब चैप्टर था तब मैंने आपको क्या बताया था, मेटल क्या वो करते हैं बेटा, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और नॉन मेटल क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। यही पढ़ा है हमने, ठीक है। अब देखो, हमारे पास ये जो सोडियम है ये क्या होता है, एक मेटल होता है, और ये जो क्लोरीन होता है ना बेटा, ये एक नॉन मेटल होता है। और मैं एक बहुत ही उस तरीके से कह रही हूँ कि मोस्टली क्या होता है बेटा, जो मेटल होता है ना उसकी आउटर मोस्ट शेल, कि कोई भी मेटल ले लो, बहुत रेयर चांस होगा कि मेटल का जो आउटर मोस्ट शेल हो वो टोटली क्या हो, भरा हुआ हो। लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल का आउटर मोस्ट शेल में लीस्ट नंबर प्रेजेंट होता है। लेकिन क्लोरीन की आउटर मोस्ट, जैसे क्लोरीन हो गया या कोई भी नॉन मेटल हो गया, उसकी आउटर मोस्ट शेल में हमेशा ही क्या होते हैं, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। अब जैसे सोडियम की ही बात कर लो, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 11 होता है, और क्लोरीन का होता है 17। चलो इसको अलग अलग शेल्स में बांट देते हैं, के शेल में 2 दे दिए, एल शेल में 8 दे दिया, और एल शेल में मैंने 1 दे दिया। के एल एम, एम शेल में मैंने कितने दे दिए बेटा, 1 दे दिया। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में कितने होते हैं, 17 होते हैं। पहले में मैंने 2 दे दिए, दूसरे में मैंने 8 दे दिए, और लास्ट में मुझे कितने देने पड़े, 7। तो क्या अभी मैंने यही बोला था, हाँ मैंने भी यही बताया था कि मोस्टली नॉन मेटल के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो हमेशा क्या होती है, भरी हुई होती है, लेकिन मेटल्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल कम होती है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों जब साथ में रिएक्ट करते हैं तो एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर कैटायन एंड एनायन फॉर्म हो। एनायनिक बॉन्ड का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर कैटायन और एनायन फॉर्म हो। Na जो होता है ना, Na आपका एक मेटल होता है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, सब मैं आपको बता दिया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्लोरीन और सोडियम को अगर मैं रिएक्ट कराना चाहूंगी तो क्या सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, हाँ वो कर देगा, लेकिन क्या क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं वो नहीं करेगा। कौन चाहेगा कि मैं अपने सातों के सातों किसी को कुर्बान कर दूं, लेकिन मेटल के पास तो कोई चांस ही नहीं है, सोडियम के पास तो कोई चांस ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो बेटा लूज करते हैं, मेटल क्या करते हैं, लूज करते हैं, और क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है। अब मेरे को बताओ, जिसके पास से जा रहा है, जिसके पास से जा रहा है, जैसे मान लो आपके पास सोडियम है, सोडियम के पास से ना गर्लफ्रेंड चली गई,
उसकी गर्लफ्रेंड चली गई और वो एकदम राज्य एकदम खुशी खुशी हो गया, उसका ऑरा उसका सब कुछ क्या हो गया एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो कितने सारे पॉजिटिव लगा दिए मैंने कि उसका ऑरा तो एकदम बढ़िया ही हो गया अब, ठीक है। लेकिन जिसके पास बंदी आ गई, जिसके पास बंदी आ गई उसका क्या हुआ, ऑरा तो एकदम ही नेगेटिव, खत्म हो गया उसकी जिंदगी से, ठीक है। तो क्लोरीन क्या था, नॉन मेटल था, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिसकी आउटरमोस्ट शेल हमेशा भरी रहती है, तो इसने एक और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और एक और बंदी आ गई, वो क्या हो गया एकदम टोटली इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। और इलेक्ट्रो नेगेटिव को क्या कहते हैं, एनायन। और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, और इसे क्या कहते हैं, कैटायन, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इन्होंने क्या करा, इसने एक इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक बन गया कैटायन और एक बन गया एनायन। तो हमेशा याद रखना, एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक आयनिक कंपाउंड एक आयनिक बॉन्डिंग करता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके फॉर्म होते हैं और कैटायन और एनायन बनता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि आप किस तरीके से मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हो, आप किस तरीके से मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हो। अब आपको पता होता है कि अर्थ के अंदर से कोई भी नॉन मेटल आपका, कोई भी मेटल आपका एकदम प्योर फॉर्म में नहीं निकलेगा, कोई भी मेटल आपका एकदम प्योर फॉर्म में नहीं निकलता है, किसी ना किसी चीज के साथ मिलकर ही घुलकर ही बाहर निकलता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ हो गया, कार्बन के साथ हो गया, सल्फर के साथ हो गया, मतलब किसी ना किसी चीज के साथ वो मिक्स होकर ही बाहर निकलता है। तो एक बात याद रखना बेटा, जो आपके ये लीस्ट होते हैं ना, ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों बोले गए हैं, क्योंकि ये अर्थ के अंदर भी बहुत मुश्किल से ही किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट भी करते हैं तो बहुत ही कम इनके अंदर बॉन्डिंग होती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं करते ये रिएक्शन, बहुत लीस्ट रिएक्शन शो करते हैं। इसी वजह से क्या होता है ना, अब यहाँ पे अगर आप ये लीस्ट रिएक्टिव सीरीज में देखोगे तो इनका बॉन्ड क्योंकि बहुत वीक होता है, जिस वजह से इनको सेपरेट कराने के लिए, मेटल को प्योरीफाई और एक सेपरेट कराने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज देनी होती है, और वो एक चीज क्या होती है बेटा, हीट, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे मरकरी था, मरकरी सल्फाइड के साथ रिएक्ट करा रखा था, उसने हीट करवाया, हीट कराने से पहले वहां पे क्या फॉर्म हुआ, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, फिर ये एक और बार हीट होता है एंड देन आपका ऑक्साइड भी हट जाता है और सिर्फ मेटल रह जाता है। तो याद रखना इस तरीके से क्या होता है, हीटिंग होती है, जो लीस्ट रिएक्टिव वाले होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी हाई टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं है कि उनको नीड पड़े। और एक और बात याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों पहले इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कराया जाता है हीट देके, क्यों ये पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से इसको फाइनली रिफाइन करना या सेपरेट करना बहुत ही ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। इसके अलावा मिडल रिएक्टिव सीरीज की बात अगर मैं करूं, मिडल रिएक्टिव के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग जो होती है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, छोटू से एस लिखा है, मतलब कि रोस्टिंग होती है आपकी सल्फर के लिए, स्पेसिफिकली किसके लिए होती है, सल्फर के लिए। और कैल्सिनेशन होता है आपका कार्बन के लिए। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बोनेट को हटाने के लिए, कार्बन मतलब कि कार्बोनेट को हटवाने के लिए, और रोस्टिंग का मतलब होता है सल्फर को हटवाने के लिए। तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड को आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करा, जैसे ही आपने हीट करा तो पहले अगेन अभी एज आई टोल्ड यू हमेशा इनको मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कराया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड से उसको हटवाना, सेपरेट करवाना और भी ज्यादा इजी रहता है। सेम यहाँ पे कार्बोनेट में क्या हुआ, जिंक कार्बोनेट को आपने हीट करा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड हट गया, फिर वापस से इस ऑक्साइड को आपने क्या करा, जिंक ऑक्साइड को हीट करा एंड ये और ज्यादा अलग हो गया। क्लियर है।
लेकिन अकेले नहीं करवाया आपने, इसको अकेले हीट नहीं करवाया ऑक्सीजन हटवाने के लिए, आपने इसके अंदर क्या मिलाया बेटा, कोक मिलाया, कार्बन मिलाया, कोक, ठीक है, कार्बन मिलाया, और वो कार्बन क्या करा आपका, इस ऑक्सीजन को ले गया, इस ऑक्सीजन को ले गया, और आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे जिंक बच गया। तो इसका मतलब मिडल रिएक्टिव सीरीज के अंदर आपके पास दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन को याद रखना, सी से सी कार्बोनेट, और रोस्टिंग होता है आपका सल्फर को हटाने के लिए। आता है डिफरेंस बताओ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के अंदर, तो आपने बताना है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है ना, एक और रिएक्शन होता है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ये बात याद रखना। थर्मिट रिएक्शन का मतलब होता है ये देखो, लुक हियर, थर्मिट रिएक्शन में आप क्या करते हो, आयरन ऑक्साइड लेते हो और साथ में एल्यूमिनियम लेते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय थर्मिट रिएक्शन, एक्सप्लेन इट विद द इक्वेशन। थर्मिट रिएक्शन को पहले आप समझ लो, आपके पास रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, दो रेलवे ट्रैक्स है, वो साथ में जुड़ते कैसे हैं, वहां पे आप ना लोहा पिघलाते हो। अब वो लोहा पिघलाना कौन सा लोहा होता है, अब देखो, आयरन ऑक्साइड लिया, साथ में एल्यूमिनियम लिया, दो लिए आपने आपने और साथ में उसको हीट करा, मतलब पिघलाया, साथ में ये मिल जाते हैं और क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं, क्या बनते हैं, आयरन अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे मेरे को जल्दी से बताओ, ये किस तरीके का रिएक्शन है जिसमें, ये किस तरीके का रिएक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो आयरन ऑक्साइड था, ये आयरन ऑक्साइड क्या करा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा, और यहाँ पे क्या हो गया, आयरन अलग हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ले गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ले गया और आयरन अलग हो गया। किस तरीके का रिएक्शन होता है ये, एक चीज हटी और दूसरी जुड़ गई, क्या हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्या हुई है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। आगे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप में आते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो याद रखना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, सबसे टॉप में आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ना कार्बन जो होता है ना वो रिड्यूस नहीं हो सकता, ऑक्साइड नहीं बना सकता, तो हम यहाँ पे ना डायरेक्टली हीट देने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से जो बहुत हाई रिएक्टिव सीरीज के होते हैं उनमें जो कार्बन होता है वो सिंपली ऑक्साइड नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं बना सकता, उसके लिए क्या कराना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो मेटल्स हैं दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है जिसके अंदर एनर्जी दी जाती है, एंड हमारे पास क्या होते हैं ना, जो मेटल क्लोराइड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज होते हैं, एंड जो मेटल आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जौन सा भी मेटल है, मान लो सोडियम है, कुछ भी है, वो क्या करता है बेटा, मेटल को गेन करता है और एक प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को बनाता है। यहाँ देखो, अगर आप, हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज NaCl। अब ये हमारा मेटल है, ये उसके साथ में एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मेटल है। अब स्ट्रॉन्ग मेटल को हटवाने के लिए अभी अभी मैंने बताया हम हीट नहीं करा सकते, हमारे को यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करानी होती है। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, करंट को दिलवाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ना जैसे ही आप करंट दिलवाओगे, आपने यहाँ पे बैटरी वगैरह कनेक्ट कर दी, आपके पास दो अलग अलग रॉड्स है, कैथोड और एनोड है, कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास जो Na और Cl था, Na और Cl में से कैथोड के पास कौन चला गया बेटा, Na चला गया, ठीक है। कैथोड के पास कौन चला गया, आपका Na चला गया, दैट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को गेन करा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो क्या बना, एनायन बना। लेकिन हमेशा याद रखना मेरी बात कि ये किस रॉड पे जाएंगे, जो एनायन होते हैं, जो एनायन होते हैं वो किस रॉड पे जाते हैं,
याद रखना जो एनायन होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो आपका Na था, Na ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन गेन करा था, NaCl में से Na ने इलेक्ट्रॉन गेन करा और वो किस रोड पे जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं। चाहे वो एनायन बने हैं, एनायन बन के वो कैथोड के पास जाते हैं। और जो आपके एनोड होते हैं, एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे आपका ये जो क्लोरीन था, क्लोरीन क्या करता है, ये जो नॉन मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एनोड पे जाता है क्या बन के, कैटायन बन के। कैटायन बन के ये कहाँ जाता है, एनोड पे जाता है, उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है मेटल के अंदर वो आप रिमूव कराते हो इस तरीके के प्रोसेस में, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। ये एक टैंक है, इस टैंक के अंदर आप क्या करते हो, कॉपर देते हो। इस टैंक के अंदर आपने क्या ऐड करा, कॉपर ऐड करा। और जो एनोड है, एनोड के ऊपर क्या हो जाता है, इम्प्योर कॉपर होता है और जो कैथोड होता है उसके ऊपर क्या होता है, प्योर कॉपर होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर आप क्या ऐड करते हो, देखो याद रखना CuSO4 के अंदर आप डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड करते हो, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या होता है, आप अपना मेटल ऐड करोगे, जो भी आपका मेटल है इम्प्योर मेटल, वो इम्प्योर मेटल क्या करेगा, फिर टूटेगा। जैसे मैंने यहाँ पे NaCl ऐड करा था, NaCl क्या करा, यहाँ पे टूटा, Na ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और Cl ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिर लूज करा, लूज करके वो कहाँ चला गया, एनोड पे चला गया। और मेरा जो प्योर मेटल था दैट इज सोडियम, वो कहाँ चला गया, मेरे कैथोड के पास चला गया, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराई जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है दैट इज योर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमारे इस कार्बन कंपाउंड्स में ज्यादा इक्वेशंस नहीं है, ये हमारा पूरा मोस्टली चैप्टर नॉमेनक्लेचर्स वगैरह के ऊपर है, कार्बन वगैरह के ऊपर है, लेकिन लास्ट में थोड़ी बहुत रिएक्शंस वगैरह है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, एक प्योर कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कराया या बर्न कराया जाता है एंड ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज होता है। देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और साथ ही साथ में वाटर और हीट को रिलीज कराता है। तो अगर आप यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब एक और चीज याद रखना कि ये क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अच्छा, एक और बात याद रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एक ब्लू कलर की अच्छी सी फ्लेम देते हैं बिना धुएं की, लेकिन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इस तरीके के, ये क्या करते हैं, एक सूती सी ब्लैक फ्लेम देते हैं। आगे आते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर आप एल्कोहल यूज करते हो, एल्कोहल के अंदर आपने कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन ऐड कराना है और वो क्या करवा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करवा देगा, ठीक है। लेकिन एक और बात याद रखना, ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का मतलब हुआ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन कौन करवाता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे अपनी एक और चीज डलवानी पड़ेगी दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमारे पास ना हमारी एनसीईआरटी के अंदर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रखे हैं दैट इज K2Cr2O7 एंड KMnO4। ये आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो इन्हें याद रखना, K2Cr2O7 एंड KMnO4। तो यहाँ पे क्या हुआ, एल्कोहल ने ऑक्सीजन को गेन करा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक को बना के दिखाऊं तो ये होता है इस तरीके का। तो यहाँ पे ये OH तो ऑलरेडी था ही, एक ऑक्सीजन और मिल गया, ऑक्सीडेशन हो गई और ये क्या बन गया, एक और आपका नया फंक्शनल ग्रुप बन गया दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे ना डबल बॉन्ड होता है, मतलब कि इथीन है ये मान लो, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, यहाँ पे ना हाइड्रोजन को गेन करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है, क्या ऐड होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। हाइड्रोजन को ऐड कराने के लिए ना यहाँ पे आपको ना कुछ और चीज देनी पड़ती है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ता है, जो क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, निकल, प्लेडिनियम एंड प्लेटिनियम। निकल, प्लेडिनियम एंड प्लेटिनियम में से आप कोई भी एक दे सकते हो,
साथ में हाइड्रोजन देंगे एंड हीट कराओगे, तो क्या होगा, इस डबल बॉन्ड की कुर्बानी में ये हटेगा यहाँ से, इसके पास ऑलरेडी इतने हैं, ये 2H इसके साथ और जुड़ जाएंगे, ठीक है, और इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी बेटा, पूरी हो जाएगी। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना बेटा, जो हाइड्रोजन होता है ना, इससे अटैच, हमारे मीथेन से या कोई भी हाइड्रोकार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होता है, वो क्या करता है, रिप्लेस करता है दूसरे किसी एटम से। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये जो CH4 था, इसने Cl2 के एटम के साथ रिएक्ट कराया, ये जो H था वो H क्या हुआ, इस Cl के आयन के साथ बाहर निकला, एक ही Cl का आयन लिया और एक ही H निकला और HCl बनाया, और ये बाकी का Cl क्या करा, इसके साथ जुड़ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हो गया, एक की जगह दूसरा जुड़ गया, और यहाँ पे आपने क्या दिया है, लाइट दिया और हीट दिए, ठीक है। आगे अगर हम देखें हमारे पास इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस है। यहाँ पे इथेनोइक एसिड सबसे पहले क्या करता है, NaOH के साथ रिएक्ट कराता है और एक सॉल्ट बनाता है। कैसे सॉल्ट बनाया, अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये H बस क्या करा, यहाँ से OH को ले गया, सिंपल, और कुछ भी नहीं हुआ, और हमारे पास क्या बच गया, ये Na बच गया, ये Na क्या करा, COO के साथ जुड़ गया। COO के साथ जब ये जुड़ जाएगा तो ये क्या बना देगा बेटा, सॉल्ट बना देगा, और ये जो HOH ये जो निकला है, ये साथ में जुड़ के क्या बना देते हैं, वाटर। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इथेनोइक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट है, मतलब सोडियम और कार्बोनेट कैसे होता है, CO3। तो इनने साथ में इसके साथ रिएक्ट कराया, अगेन वही सेम चीज हुई, यहाँ से ये H जो है वो हटा, जैसे यहाँ पे सॉल्ट बना था वैसे यहाँ पे सॉल्ट बना, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या बनेगी, दैट इज CO2। CO2 कैसे, देखो क्या क्या चीजें बच गई, CO3 बच गया और यहाँ से ये H बच गया, यही बचा है, यही बचा है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ना 2H थे, 2H है ये, तो देखो CO और इसमें से एक और O, CO2 हो गया, और यहाँ पे H2 है, तो H2 है और यहाँ का एक और जो है वो साथ में बन गया, तो ये आ गए हमारे एज अ बाय प्रोडक्ट। सेम यहाँ पे भी वही चीज हुई है, कुछ अलग नहीं हुआ, ये दो बार आ गया। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एंड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन के अंदर डिफरेंस क्या है? एस्टेरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन का मतलब होता है, एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर बनना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन में आता है कि एस्टेरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। एस्टेरिफिकेशन में सबसे सिंपल सी बात समझो कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ और एस्टर बनाता है। एस्टर क्या होता है बेटा, एस्टर एक और फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला होता है C+O। ठीक है, इस तरीके का ये होता है। अब देखो यहाँ पे ये एक इथेनॉल है, इथेनॉल बोल रही हूँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एक आपका एल्कोहल है। अभी अभी मैंने क्या पढ़ा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ, और क्या हुआ, यहाँ पे एक एसिड डाला आपने, कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डाल दो, वो क्या कराएगा आपका, यहाँ से लोग यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसने ना ये जो OH है, इस OH के साथ ये वाला H ले गया, तो OH और H साथ में मिलकर क्या बना दिया, H2O। ठीक है, और बाकी का क्या बच गया, C+O। क्या अभी अभी मैंने यही एस्टर का फॉर्मूला बताया था? हाँ, यही बताया था, तो हमारा बन गया एस्टर। तो फिर ये सेपोनिफिकेशन क्या है, ये सेपोनिफिकेशन क्या है फिर? तो सेपोनिफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एस्टर जो होता है उसको आप वापस से एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हो। यहाँ पे क्या दिया गया था, एसिड दिया गया था जिसने एस्टर बना दिया,
यहाँ पे उस एस्टर के अंदर वापस से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस डालना है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH या फिर KOH, कुछ भी आप डालोगे और ये क्या बना देगा बेटा, सोप बना देगा। मतलब कि सेपोनिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन में एस्टर बनना था, सेपोनिफिकेशन में बन रहा है सोप। यहाँ पे क्या बन रहा है, सोप बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये था आपका एस्टर, ये जो COO लिखा हुआ है इसका मतलब यही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एस्टर है, एस्टर के साथ आपने एक बेस लिया और वो बेस को आपने क्या करा, यहाँ पे इसके साथ सप्लाई करवाया, कोई भी एक एसिड वगैरह के ये जो एस्टर था इसको आपने बेस के साथ रिएक्ट कराया और ये क्या बन गया आपका, सोडियम का सॉल्ट बन गया। और आपको पता है सोडियम का सॉल्ट ही क्या बनाता है, सोप बनवाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन अगर हम देखें, इथेनॉल क्या करता है, इथेनॉल का मतलब इथ मतलब 2 कार्बन और ऑल का मतलब एल्कोहल। ठीक है, आपने सोडियम डाला, जब आपने सोडियम डाला तो यहाँ से ये H हटा और इसके साथ Na जुड़ गया, सॉल्ट बन गया। सेकेंड क्या है, इथेनॉल के अंदर आपने एसिड डाला, ये एसिड क्या कराएगा बेटा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी की कमी होना। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। जब वाटर का लॉस होगा मतलब कि COH है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से है ये रिएक्शन। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ना ये दोनों हट जाएंगे, ये वाला H भी हटेगा और ये जो नीचे इसके साथ OH जुड़ा है वो भी हट जाएगा। जब ये हट जाएगा, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डबल बॉन्ड। तो वही यहाँ पे हुआ है। डिहाइड्रेशन के अंदर एक सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कंसंट्रेटेड, हीट करा उसको, यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बनाया और वाटर को रिलीज कराया। तो डिहाइड्रेशन के अंदर क्या हुआ, वाटर आपका रिलीज हुआ। एंड दिस वाज द ऑल इक्वेशन, ये सारी की सारी इक्वेशन थी फ्रॉम द 4 ऑल चैप्टर्स। थैंक यू सो मच।